नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? तो आशा है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए हम लोग पुनः स्थापित हैं, फिर से हाजिर हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ये रीड की क्लास है और आज से हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने टॉपिक वाइज बहुत सारे सीरीज कर ली हैं, जिसमें हमने टॉपिक वाइज बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। पहले थ्योरी पढ़ी, उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करे, और अब बारी है दोस्तों बैक टू बैक प्रैक्टिस सेशन की, जिसमें आपको हर टॉपिक से कुछ ना कुछ प्रश्न जो है वो आपको मिलेंगे, आपको वो करने पड़ेंगे। तो आर यू रेडी गाइस? सुधीर प्रजापति सर, हिंदी के टीचिंग मेथड की क्लास कब लोगे? बेटे वैसे तो हमारी जो क्लास है सीडीपी की चलती है, उसी में मैम आपको टीचिंग मेथड पढ़ा रही है, इसीलिए मैं नहीं लूंगा, वो मैम लेंगी। टीचिंग मेथड जो मेथड है उसकी जो क्लास है वो कल्पना मैम लेंगी, और वो क्लास आपकी 5 बजे होगी। उसमें वो आपको पेडागोजी एंड बाल विकास, ये दोनों ही चीजें आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। तो मैं केवल आपको हिंदी भाषा वन का जो व्याकरण है केवल वही पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला देख लेते हैं कि आज क्या है प्रश्न, आज हम कैसे कंप्लीट करेंगे, किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, धीरे धीरे से सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप देख सकते हो, महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करूं, चंपारण सत्याग्रह की बात करूं, खेड़ा की बात करूं, मैं तमाम ऐसी घटनाओं की बात करूं, तो ये व्यक्तित्व जो है वो एक ढाल बन के खड़े रहे। अनुभव एक महान शिक्षक है, इसीलिए गलतियों से डरो नहीं, उनसे सीख लो। ध्यान रखना, एक्सपीरियंस्ड ये जो है वो एक फेमस, कह सकते हो एक फेमस टीचर होता है। तो आपकी लाइफ में अगर एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, अनुभव आप कर रहे हो, तो इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये आपका टीचर है, ये आपको सिखाता है, पल पल पे हर चीज आपको सिखाता है कि कहाँ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार लोगों से मिलना चाहिए, लोग आपके बारे में कैसी राय राय रखेंगे, अलग अलग तमाम तरह के लोग आपसे कैसे मिलेंगे, आपको कपड़े से जज करेंगे, आपको बुद्धि से जज करेंगे, लेकिन सामने वाला जज करे, जरूरी नहीं आप वही हो। सामने वाला तो हर दुनिया को पागल कहता है, सामने वाला तो सबको मूर्ख समझता है। कहने वाला तो बोल देता है कि मोदी पागल है, कहने वाला तो बोल देता है कि अंबानी की क्या औकात है, उसके तो कोई हस्ती नहीं है। कहने वाले का कुछ नहीं जाता। नैरेटिव सेट आप कर सकते हो, अपना पीओवी सोच सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है सामने वाले पर। ये मोदी को पता है कि वो कौन है, ये नीतू को पता है कि नीतू कौन है, ये मुझे पता है कि ये मैं कौन हूँ, सबको पता हो। इसलिए दूसरों से नैरेटिव सुनने, दूसरों का पीओवी जानने से अच्छा है आप अपने हिसाब से इस जीवन को चलाएं, क्योंकि जीवन आपका है, स्वतंत्रता आपको मिली है। तो साथियों, इतनी शानदार बात लिखी हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो आज के इन प्रश्नों को हम करते हैं हल, और ये रहा तमाम इन सब चीजों के बाद पहला प्रश्न। क्या है दोस्तों पहला प्रश्न? आइए देख लेते हैं एक बार। पहला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण में प्रयुक्त संधि कौन सी है? आपने संधि तो पढ़ी होंगी, तो फटाफट से बताओ। बिल्कुल सियाग, राधे राधे बच्चे। तो बताएं फटाफट से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। पर्यावरण में संधि कौन सी है? तो ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, जहां पर भी आपको पहचान है या वा, अगर ये दो वर्ण मिले और उनके के ठीक पहले, ये बात भी समझ लो कि इनके ठीक पहले क्या मिलना चाहिए बच्चे? आधा अक्षर अगर आपको मिलता है, अगर इनके ठीक पहले आधा अक्षर हो, तो वहां पर समझ लेना कौन सी संधि होती है बच्चे? यण स्वर संधि होती है। ये आपको काफी पहले ही पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखो यार ये रहा, और इसके ठीक पहले जो है वो क्या लगा हुआ है? रा, आधा रा लगा हुआ है, यानी या के ठीक पहले आधा अक्षर आया है। इसका मतलब है कि इस विकल्प का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों यण स्वर संधि, यानी विकल्प ऑप्शन ए। वेरी गुड नीतू, राधिका और आरजू, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। तो चलिए एक और प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक बार देख लीजिएगा। लिखा हुआ है प्रण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? मैं आपको बता दूं कि इसका संधि विच्छेद बहुत सावधानी से करना, क्योंकि ये जो है वो एक अपवाद संधि है, ये ध्यान रखना। ये कैसी संधि है? तो यह एक अपवाद संधि है। गुरुजी अपवाद क्या होता है? अपवाद का मतलब होता है कि ये नियम से अलग चलती है। जैसे एक्चुअल में जो वर्ड होता है वो होता है प्रधन ऊढ़, ये संधि जो है वो इससे बनी हुई है, और नियम ये कहता है कि जब आ और ऊ का मेल होगा तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक मात्रा बनाएंगे ओ की। जबकि आप देख रहे होंगे यहां पर कितनी मात्राएं लगी हैं, तो आप देखोगे कि यहां 2 मात्राएं लगी हैं। समझ में आया?
इसका मतलब है कि एक्चुअल में इसका जो आंसर है वो होगा प्रधन ऊढ़, ये वाला, लेकिन ये वाला ऑप्शन बी। लेकिन याद रखना इसमें संधि कौन सी है, तो प्रधन ऊढ़ से जो संधि बनती है वो बनती है गुण स्वर संधि। ये अपवाद गुण स्वर संधि का है, ध्यान रखना। इसमें दो मात्राएं तो आई हैं, परंतु ये उदाहरण जो है तो इसमें मेल किसका हुआ है, तो गुण स्वर से हुआ है, इसलिए इनको गुण स्वर संधि कहता है, ध्यान रखना। बहुत ही शानदार। एक और प्रश्न देख लीजिएगा, तीसरा प्रश्न है, किस संधि में अपवाद नहीं है? विश्वधन अमित्र से बनता है, विश्वामित्र, तो यहां मैं लिखता हूं विश्वधन अमित्र, ठीक है। विश्वधन अमित्र नहीं, विश्वधन अमित्र, प्राण धन उत्सर्ग, दीन धन नाथ और सत्य धन नाश। सत्य धन नाश, देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये वाला आप देखोगे दीन धन नाथ होता है, दीना धन नाथ नहीं होता है। यहां पर भी एक्चुअल में ये शब्द होता है विश्व धन मित्र से विश्वामित्र बनता है, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर एक ही संधि सही है और वो ये वाली, ये वाला जो विकल्प है, यानी यहां थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, हम इसको आ बा मान लें, यानी बी मान लें और इसको सी मान लें। तो यहां पर जो गलती है वो इसमें, मतलब ये सही है, बाकी के सब में अपवाद है। विश्वामित्र विश्वधन मित्र से बनता है, अमित्र नहीं, मित्र से। दीन धन नाथ से दीनानाथ बनता है, सत्य धन नाश से क्या बनता है, सत्यानाश बनता है। ध्यान रखना यहां पर अपने आप बड़े हैं, जबकि इनसे संधि बनेगी तो यहां पर बड़ा आ नहीं आना चाहिए था, ये अपवाद है। विश्वामित्र, दीनानाथ और सत्यानाश। केवल प्राणधन उत्सर्ग जो है वो प्राणधन उत्सर्ग से बनती है, इसीलिए ऑप्शन ये जो बी है वो सही है। हाँ, मतलब जो भी है, सी आपने लगाया वो ठीक है, लेकिन ये विकल्प अच्छा है। आकाश राउत, राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए, तो बढ़िया है, आप सभी लोग जो विद्यार्थी हैं, सुमन जी जुड़ चुके हैं। तो सुमन एक और प्रश्न लीजिएगा, चौथा प्रश्न है, लिखा हुआ है सन्मित्र में प्रयुक्त संधि बतानी है, कौन सी है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं? तीन ही संधि होती, चौथी तो होती नहीं। आप समझिए, सन्मित्र जो शब्द है वो एक्चुअल में शब्द बना किससे है, ये बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखना। एक्चुअल में ये शब्द है सत धन मित्र से बनता है, ठीक है, सत धन मित्र से बनता है, इसीलिए सन्मित्र होता है। और यहां पर विकल्प क्या आ जाएगा, समधन मित्र होगा नहीं, क्या हो जाएगा, सत धन मित्र। विकल्प कौन सा आ जाएगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये ध्यान रखना, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये देख लीजिएगा। सर शिक्षण विधियां भी आप ही पढ़ा दो प्लीज। सुधीर प्रजापति, बच्चे प्रॉपर मैम है, वो आपको कंप्लीट कराएंगी, 5 बजे क्लास होती है, तो आप सारा टीचिंग मेथड जो है वो मैडम ही पढ़ाएंगी, है ना। तो आप 5 बजे वाली जो क्लास होती है कल्पना मैम की, आप वो ले सकते हैं, वो स्पेशल आपको गाइड करेंगी इस चीज के लिए, और वो प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम पढ़ा भी रही होंगी, ठीक है। मैं केवल अभी हिंदी ही आपको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मैं जो है वो अभी ज्योग्राफी पर भी काम कर रहा हूँ, उस पर भी वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी भी पढ़ानी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा। और ये सारे के सारे स्याग कैसे हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। और नाम देखो सारे के सारे SUA, सुआ, एक सुआ है, एक सुमन है, और एक कौन है, हाँ एक और स्याग है, कामू, कामू, ठीक है। इनमें वृद्धि संधि किस शब्द में है, तो पहचान बताता हूं आप लोगों को, वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है, आप भूलोगे नहीं। अगर वृद्धि संधि है तो आपको किसी ना किसी वाक्य में ए, आई और औ, ये वाली दो मात्राएं मिलनी चाहिए। आप देखो एक बार ईमानदारी से, क्या ये मात्राएं किसी भी शब्द में है? लिटरली अगर है तो वही आपका आंसर होगा। इसमें है गुरुजी, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, गुरुजी इसमें है। साफ साफ आपको दिखेंगी कि यहां पर तदेव में ऐसे मात्राएं हैं जो कि शब्द बनता है तत् धन एव से, तत् धन एव से शब्द बनता है, और शब्द क्या बन जाता है, तदेव बन जाता है। इसीलिए ध्यान रखना बच्चे, यहां पर जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, तत् धन एव। नॉर्मल आता है केवल एस, एव। अगला देखते हैं, एक और प्रश्न है छठवा, अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता? अब जो है वो किस अर्थ में आता है? बुरा के रूप में आता है, बिल्कुल आता है, हीन के रूप में आता है, नीचे के रूप में आता है, लेकिन पास के रूप में नहीं आता।
ठीक है, पास के रूप में नहीं आता, विकल्प बी आंसर हो जाएगा। बाकी का आप अगर देखोगे यहां पर लिखते हैं ना, जैसे अवमानना, अवमानना लिखा हो, है ना, या लिखा होता है अवसाद, इसमें अव लगा हुआ है, ठीक है, या लिखा होता है अवतरण लिखा हो, है ना, या लिखा हो अवहत्था, समझ रहे हो, इस प्रकार से शब्द लिखा जाता है। अवगुण, बुरे गुण जिसके अंदर होते हैं, अवगुण भरे शरीर में निर्मल काहे होए, अवगुण मतलब बुरे गुण होना, बुरा होना, तो इस प्रकार से शब्द आते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं हम एक और प्रश्न, सर सुआ एंड कमु सियाक को मैंने जोड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके भाई, तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ मैं वही कहूँ, सारी की सारी मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है ये तो, थैंक यू सो मच और वेलकम आप लोगों का भी, दोनों का, कमु एंड सुआ, नाम कितना शानदार है, सुआ ही लिखा है ना। अगर मैं इसको ऐसे कहूं तो हिंदी में यही होगा, है ना। एक्चुअल में हमारे यहाँ इसको तोता का पर्यायवाची मानते हैं, तोता समझते हो ना, पैरेट, तो ये पैरेट का पर्यायवाची है। चलिए अब देखते हैं अभीष्ट शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो एक्चुअल में जो वर्ड होता है वो होता है अभिधन ईष्ट से बनता है, ध्यान रखना, अभिधन ईष्ट से बनता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे अभी उपसर्ग है, अभी कहां लिखा है, आप कहोगे गुरुजी विकल्प ए में साफ साफ लिखा हुआ है कि अभिहन ईष्ट से क्या बना, अभिष्ट बना। तो यहां पर आकाश, सुमन, नीतू, उर्वशी, राधे राधे बच्चे, यहां पर विकल्प जो आप सुनेंगे राधिका, ऑप्शन ए 7वें का, वेरी गुड, चलो बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न है फिर तो आपके ये रडार में, एंड लिखा हुआ है निरुपसर्ग, साफ साफ दिखाई देगा आपको, यहां पर लिखा हुआ है कि निरुपसर्ग से नहीं बनता। कौन सा ऐसा उपसर्ग है इनमें से जो निरुपसर्ग से नहीं बना हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आरजू दी यूट्यूब पर नहीं होती क्या, ओहो अच्छा, ज्योग्राफी वाला क्लास, हाँ हाँ वो एप्लीकेशन पर होगा, यूट्यूब पर नहीं होगा। हाँ कोई ना, हिंदी तो हो ही रही ना आपकी। रेखा, राकेश शर्मा, नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, निर्मित में देखो मूलतः निर उपसर्ग है इसमें, बिल्कुल है, निर्धनमित शब्द होता है तो इसमें है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निरस्त में भी है क्योंकि निर्धन अस्त से शब्द बनता है और इसलिए निरस्त शब्द है, ठीक है। निराश्रय बनता है, निर्धन आश्रय से बनता है दोस्तों, जैसे निर लिखा हुआ है और निर्धन आश्रय, ठीक है, तो इससे भी बनता है। लेकिन निरोध शब्द में जो उपसर्ग है, आप समझिए इस चीज को, निरोध शब्द में जो उपसर्ग है वो केवल है निधन रोध, यहां पर जो उपसर्ग है केवल नी है, इस चीज पे गौर कर लो, इस चीज को जितना अच्छे से समझ सकते हो दोस्तों समझ लो, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं एक और प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 9वां प्रश्न लिखा हुआ है लालिमा में प्रत्यय। देखो अभी हमने उपसर्ग पढ़े थे, अब प्रत्ययों से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए प्रत्ययों को भी समझने का प्रयास करो। मैंने इसकी थ्योरी पढ़ा रखी है। लालिमा में मूलतः शब्द होता है लाल और इसमें जुड़ा होता है इमा, इस प्रकार से छोटी वाली। देखो यहां पर देखोगे छोटी की मात्रा है ना कि बड़ी की मात्रा, राइट। तो यहां पर जो विकल्प होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो यहां हम दोस्तों क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन बी का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर आप जो है वो विकल्प ऑप्शन बी चुनेंगे। क्लियर है दोस्तों। आइए चलते हैं एक और प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला विकल्प क्या कह रहा है। अगला विकल्प ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है झगड़ालू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मूलतः क्रिया क्या है, झगड़ा, समझना बात को। तो झगड़ा में आपने प्रत्यय कौन सा है, तो झगड़ा तो मूल शब्द हो गया, तो ये तो नहीं है। अब इसमें लगा हुआ है आलू, ठीक है, तो यहां पर जो प्रत्यय बनेगा वो बनेगा कौन सा, आलू, ये है झगड़ालू। ध्यान रखना, तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, यानी झगड़ालू आपका आलू प्रत्यय लगा हुआ है जैसे झगड़ालू, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन हम लगाएंगे ए। अब हम पहुंचते हैं दोस्तों हमारे 11वें प्रश्न पर, लिखा है छलिया शब्द में मूल शब्द क्या है। तो छल मूल शब्द होता है, ध्यान रखना, छल, और इसमें प्रत्यय लगा होता है इया, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना यहां पर छल जो है वो मूल शब्द की श्रेणी में आता है, इसीलिए जो विकल्प है वो आ जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल। गीता जी बहुत बहुत स्वागत है। नीदू, कमुच्याग, नीतू आप कहां से हो, ओके। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं आप सभी लोगों के जो आंसर है वो परफेक्ट है एकदम से। आइए देखते हैं, सारे जिले पूछ लो तुम,
सर के घर से। मेरे घर से ही है ये। एक और प्रश्न है, पियक्कड़ शब्द में प्रत्यय आपको बताना है कौन सा है। देखो पीना क्रिया होती है, आप समझिए, इसमें पीना क्रिया हो गई, लेकिन जैसे ही इसमें एक प्रत्यय जुड़ता है, जैसे लिखा क्या है अक्कड़, अब अक्कड़ में जैसे ही आपने अक्कड़ जोड़ा तो एक्चुअल में ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि ना तो क्या क्रिया में लगता है, तो हटा दो, पी अकेले क्रिया लगती है इसमें, पी ऐसे वाली, तो पी से पी छोटा हो जाएगा, तो पी यक्कड़, ठीक है, पी हो जाता है और पी से क्या हो जाता है पियक्कड़। तो यहां पर अक्कड़ प्रत्यय लगता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें कौन सा लगता है बच्चे, अक्कड़। जैसे बूझना से बुझक्कड़, पीना से पियक्कड़, ठीक है, ध्यान रखना, घूमना से घुमक्कड़, ठीक है, ये याद रखना। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, और चलिए फिलहाल दोस्तों याद रखना है, हम सब लोग जो है वो एक कम्युनिटी है, एक टीचिंग और स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी है। हम सब लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग जिलों से आते हैं, लेकिन हमारे भाव, हमारे विचार जो है वो एक जैसे हैं, है ना, इसीलिए हम आज इस प्लेटफॉर्म पर हैं। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ते हैं, सुआ, आरजू, रेखा, नीतू, गीता, सुमन, आप जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, शारदा, राधिका, आप सभी लोग बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है एक मिसाल कायम करें कि हमने एक प्लेटफॉर्म से पढ़कर, हम लाखों की भीड़ में नहीं, लेकिन हम 10 लोग लाखों भीड़ के बराबर होकर और आगे निकले, सफल हुए। मैं ऐसी कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जो है वो सफलता का परचम लहराएं, और मेरा नाम कम से कम समाज में बताएं कि यस, हम लोग जो स्टूडेंट हैं वो हल्के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, चलिए इनमें से एक प्रत्यय युक्त शब्द आपको बताना है कि एक किस में लगा, एक प्रत्यय रक्तिमा में लगा है क्या, नहीं। सबसे पहले तो आप देखेंगे लास्ट में एक कहां आ रहा है, तो मर्म में लगा हुआ है, तो मार्मिक शब्द बनता है, ध्यान रखना। तो यहां पर जो है वो दोस्तों आप देख सकते हो कि विकल्प जो है, विकल्प जो है वो आपके सामने है ये, ठीक है। तो यहां पर जो है मार्मिक, ऐसे ही शब्द मान के चलो, अगर यहां पर शरीर लिखा होता और इसमें एक प्रत्यय लगा होता, तो एक नियम है, जिस नियम के आधार पर यह शब्द बन जाता शारीरिक। अगर यहां नीति लिखा होता और यहां एक लगा होता, तो शब्द बन जाता नैतिक। समझिए, अगर यहां बुद्ध लिखा होता और अगर इसमें एक जुड़ जाता, तो शब्द बन जाता बौद्धिक। समझ रहे हो, यहां पर अगर भूत लिखा है और इसमें अगर एक जुड़ जाता, तो शब्द बन जाता भौतिक। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण हुआ है। आइए चलते हैं एक और प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। समास से प्रश्न है, समास से कुछ प्रश्न आपको मैंने दिए हैं। आइए देखते हैं कि समास थोड़ा बहुत स्ट्रांग हुए कि नहीं है। समास से कुछ प्रश्न दिए हैं। अव्ययभाव समास का उदाहरण पहचानना है आपको कि इनमें से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ठीक है, आपके सामने कुछ विकल्प है, ये रहे आपके विकल्प। देशभक्ति लिखा है, दानवीर लिखा है, यथाशक्ति लिखा है, महावीर लिखा है। देशभक्ति में बच्चे तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि विग्रह करने पर आएगा देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो तत्पुरुष समास हो जाता है इसमें। ठीक है, दानवीर का मतलब होता है जो दान में वीर है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यथाशक्ति परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना, इसीलिए विकल्प जो है वो आपको चुनना पड़ेगा, ऑप्शन ये वाला सी। इसको बी मत बोलना, इसको सी बोलना, ध्यान रखना, इसको सी बोलना। एक्चुअल में सी विकल्प है, इसको बी मानना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि वो रैंडमली ए बी सी में आया थोड़ा सा, इसलिए डाउन हुई चीजें, लेकिन इसको क्या मानना, आप सी मानना। तो विकल्प सी ही लगाना, डी नहीं है। महावीर का मतलब होता है महान है जो वीर, महान है जो वीर, ठीक है। कर्मधारय समास आ जाएगा, ध्यान रखना, जो दान में वीर है। निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास जहां नहीं होगा, समझ लेना कि वहां ना तो किसी से कंपैरिजन कराया जाएगा और ना ही किसी चीज की विशेषता बताई जाएगी। अगर ये दोनों ही चीजें ना बताई जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वहां पर कर्मधारय समास नहीं है। विशेषता ये बताई, पुरुष की क्या विशेषता है कि वो महान है। महापुरुष का मतलब क्या होता है, महान है जो पुरुष, ठीक है। तो इसमें तो क्या है, कर्मधारय है। महात्मा, महान है जो आत्मा, इसमें विशेषता। राजपुरुष और काला सांप, विशेषता क्या है सांप की कि वो काला है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि राजपुरुष का मतलब होता है जो राजा का पुरुष होता है, उसे राजपुरुष कहते हैं। राज पुरोहित जो राज्य का पुरोहित होता है
उसे राज्य पुरोहित कहते हैं। तो यहां पर जो है वो आंसर आएगा तत्पुरुष समास। ये तो यहां पर विकल्प सी का चुनाव करना है दोस्तों, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। एक और प्रश्न देख लीजिएगा, एक और प्रश्न आपके सामने रखता हूं। चौराहा में कौन सा समास है? बिल्कुल सिंपल है, चौराहा में चार राहों का समूह। ध्यान रखना, जहां पहला ही पद संख्यावाचक विशेषण होता है दोस्तों, वहां पर आता है द्विगु समास। तो द्विगु समास किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? आप कहोगे गुरुजी ऐसा प्रश्न तो हमको विकल्प सी में दिख रहा है, तो यहां पर मैं विकल्प सी का चयन करने का प्रयास कर रहा हूं और ये है आपका विकल्प सी। राइट? तो यहां पर विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, चाहे चौराहा लिखा हो, तिराहा लिखा हो, अठन्नी, चवन्नी, पंचरत्न, नवरत्न, सप्त सिंधु, ऐसे तमाम एग्जाम्पल द्विगु समास का उदाहरण होते हैं। ये ध्यान रखना। हाँ, तुम भी, हाँ तुमसे ही कह रहा हूं, तुम्हें ध्यान रखना है, ध्यान रखना, तुम भूल जाते हो। एक और प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। शिष्टता शब्द में संज्ञा बतानी है आपको, कौन सी है? नाउन पूछ लिए, यहां से नाउन शुरू हो जाएंगी आपकी। तो अब मुझे कुछ नाउन के भी एग्जाम्पल दे दो। नाउन तो पढ़ी होगी ना, नाउन का मतलब क्या होता है? स्थान, वस्तु, भाव, दशा आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। यानी आप जितनी भी वस्तुएं जानते हो, जितने भी व्यक्तियों को जानते हो, इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें आपकी आंखों से आपने देखी हैं, आपने फील करी हैं, उन सभी के लिए कोई ना कोई हमने नाम रखा है और उसके लिए हमने एक डिक्शनरी बनाई है। उन सभी नामों के लिए हम एक वर्टिकल लगाते हैं, हमने सभी को नाम दे दिया, एंड वो जो नाम है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। यानी नाम का पर्यायवाची क्या है? तो संज्ञा। ठीक है? इसका नाम क्या है, यानी इसकी संज्ञा क्या है? आप कहोगे पेन। इसकी संज्ञा क्या है? आप कहोगे बोर्ड। समझ में आया? इसकी संज्ञा क्या है? आप कहोगे मोबाइल। इसकी संज्ञा क्या है? आप कहोगे घड़ी। ये नाम, इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। राइट? तो नाम को ही तो संज्ञा कहा गया है। अब देखते हैं शिष्टता कौन सी संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, 4 ऑप्शन है। क्रियावाचक संज्ञा होती नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। ध्यान रखना, शिष्ट शब्द की क्वालिटी होती है जिसमें जब ता प्रत्यय जुड़ जाता है, ध्यान रखना, तो वो बन जाती है भाववाचक संज्ञा। ये ध्यान रखना बच्चे। अब आपसे कभी भी पूछा जाए कि भाववाचक संज्ञा कब बनती है, तो आपको यह बताना है कि जब भी, ध्यान रखना, किसी शब्द के साथ या शब्द के पीछे ता लगा हो, या पन लगा हो, या त्व लगा हो, या आस लगा हो, आस लगा हो। ठीक है? अगर इस प्रकार के प्रत्यय जुड़कर आते हैं, इस प्रकार के प्रत्यय लगे हों, ठीक है, तो वह क्या हो जाते हैं? भाववाचक शब्द होते हैं। ध्यान रखना। इसके अलावा ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुओं के नाम या ऐसी चीजों के नाम जिनको ना तो हम देख सकते हैं, न जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे दर्द, जैसे सुख दुख, जैसे प्यार, जैसे वियोग, समझ रहे हो, जैसे तकलीफ, जैसे मिठास, है ना, जैसे गर्माहट, जैसे वीरता, जैसे धैर्य। तो ये जो शब्द हैं इनको फील करते हैं और इन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये ध्यान रखना। अगला चलते हैं। गंगा शब्द में संज्ञा बतानी है, कौन सी है? नाउन बताना है कि गंगा शब्द में संज्ञा बतानी है, नाउन बतानी है, क्या होगी? तो पहले तो आप समझिए गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। तो अगर पर्टिकुलर जब एक ही नदी की बात हो रही हो, आपको पता हो कि वो नदी कहां है, तो फिर वो व्यक्तिवाचक में जाएगी। लेकिन आप सोचे कि तमाम नदियों की बात हो रही हो, जैसे कहा जाए कि नदी का पानी फायदेमंद होता है या नदी का पानी श्रेष्ठ होता है, वहां पर नदी कैसी संज्ञा है? तो नदी जो है वो एक नहीं है, लाखों नदियां इस विश्व में, तो इसलिए नदी के लिए जातिवाचक शब्द आएगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर हमने किसी भी नदी का नाम ले दिया तो हम उसको रखेंगे व्यक्तिवाचक में। जैसे यहां आप देख सकते हो गंगा, हम सब जानते हैं कि गंगा भारत में बहने वाली नदी है जो कि गंगोत्री से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे तो गंगा जो है वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। यानी यहां पर आपको ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए, तो फाइनली यहां पर हमने जो है वो क्या लगाया? आंसर लगाया सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पर। देखते हैं 19वां प्रश्न क्या कह रहा है। महाभारत शब्द में संज्ञा बतानी है। तो यहां महाभारत का मतलब समझिए ग्रंथ का नाम। महाभारत क्या है? यहां ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का नाम।
अब इसकी कॉपी कितनी भी हो, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही है, ये एक ही है। और जब कोई भी ऐसी पुस्तक जो केवल एक ही हो, रामायण, किसी भी प्राचीन पुस्तक का नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आता है, ये ध्यान रखना, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी विकल्प ए का चयन यहां पर भी आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो विकल्प ए का चयन साथियों आपको यहां पर भी करना पड़ा। गीता आरजू बिल्कुल सही आंसर है, ओके। दलवीर ऑप्शन ए, वीएस ऑप्शन ए, नीतू राधिका, सभी के आंसर शानदार आ रहे हैं। तो चलो एक और प्रश्न लेकर चलते हैं। ये 20वां प्रश्न है, जरा इसका आंसर देकर दिखाओ। शब्द क्या कह रहा है, एक बार पहले समझना शब्द को, उसके बाद ही आंसर देना। लिखा हुआ है जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। तो जवान जो है वो तो एक क्या है, विशेषण है ना। जवान आदमी, जवान औरत, ऐसे बोलते हैं ना। एक जवान आदमी देखा था मैंने, जवान था वो, मतलब शक्तिशाली। तो जवान का जो भाववाचक बनेगा वो होगा जवानी। क्या बनेगा, ये भाववाचक संज्ञा है जवानी, ध्यान रखना, ठीक है। जीवन नहीं है, जवानी है। तो विकल्प ए का चयन करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचाननी है इनमें से। लालिमा नहीं है, लकड़ी नहीं है, द्रव्यवाचक है, अनाज भी नहीं है, लेकिन रहीम व्यक्ति का नाम है। बच्चे किसका नाम है, रहीम एक व्यक्ति का नाम है, जिन्होंने रहीम के दोहे लिखे। और जहां व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, तो कहां होगी, तो विकल्प सी आपको चुनना पड़ेगा साथियों, विकल्प सी। रेखा आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, रहीम। नीतू का आंसर सही है। लालिमा कैसे हो जाएगा, हम भी तो समझें। लाल विशेषण होता है, इमा प्रत्यय लगाने से वो भाववाचक संज्ञा बन गई, तो लालिमा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो सी आंसर इसका लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही है, नाम, एक व्यक्ति का नाम जो है वो एक ही है यहां, रहीम। दोस्तों 22वां प्रश्न है कि तुम्हारा कोट मिल गया है में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यहां पर आपको बताना है कि इसमें विशेषण कौन सा लगा है। तो यहां देख लो, कोट की विशेषता क्या है, कोट क्या है, संज्ञा। कोट क्या हो गया यहां, संज्ञा, नाम हो गया ना कपड़े का। और तुम्हारा क्या है, सर्वनाम। मैंने आपको कल या परसों के ही एक फॉर्म में बताया था कि बेटा जब भी सर्वनाम और संज्ञा साथ में आती है, तो ये जो पहला वाला जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम न रहकर क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। दोस्तों क्या बन जाता है, ये विशेषण बन जाता है। और कौन सा विशेषण बनता है, तो ये बनता है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ऑप्शन देखो कहीं सार्वनामिक विशेषण लिखा है क्या, तो यहां आप देखोगे सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन ए में ही लिखा है। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे कि यहां पर जो प्रयुक्त विशेषण है वो कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो यहां जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 22वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, प्रश्नवाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक में आता है क्या, कब, कहां, कैसे, इस प्रकार के विकल्प आने चाहिए ना ऑप्शन में। 250 रुपए लिखा हो तो कौन सा विशेषण है, तो रुपए सबसे पहले क्या होते हैं, काउंट होते हैं। रुपए काउंटेबल चीज है या अनकाउंटेबल चीज है। तो इफ यू आर काउंट इन सम थिंग्स और कोई भी आप ऐसी चीज जिसको आप काउंट कर सकते हैं, है ना, कोई भी ऐसी चीज, उसे हम क्या कह सकते हैं, काउंटेबल थिंग्स, राइट। और काउंटेबल थिंग्स मतलब प्रश्नवाचक तो नहीं होगी, संख्यावाचक हो जाएगी। लेकिन 250 रुपए लिखा हुआ है, कैन यू बिलीव इट, 250 रुपए फिक्स होता है और अनफिक्स होता है। यानी ये श्योर है कि 250 रुपए कितने होते हैं या आपको ये नहीं पता है, यानी ये निश्चित है या अनिश्चित है। तो हम सब जानते हैं कि एक्चुअल में जो संख्या है वो कैसी है, पूर्ण है। लेकिन ध्यान रखना, पूर्ण का मतलब होता है 1 2 3 4, जब 2.5 आती है तो वो क्या कहलाती है, अपूर्ण। तो यहां पर बहुत सोच समझकर आपको आंसर लगाना है, ये अपूर्ण संख्यावाचक है। बेटा ध्यान रखना, संख्यावाचक तो है पर कैसी संख्यावाचक है, ये निश्चित अपूर्ण संख्यावाचक है। निश्चित भी संख्या है, 250 रुपए मतलब होता है 250 रुपए, लेकिन जैसे ही इन्होंने 250 कहा तो अपूर्ण हो गया। अपूर्ण में शब्द आता है, जैसे लिखा होता 125, क्या लिखा होता 125, या लिखा होता जैसे 150, है ना। तो अगर जैसे 250 लिखा है ऐसे 150 लिखा होता है ना, या 2.5 लिखा हो जैसे 250 लिखा हुआ हो, है ना, 250 लिखा हो, 1.25 लिखा हो, पौना लिखा हो, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो विकल्प आएंगे वो आते हैं, ध्यान रखना, ऑप्शन बी में। तो यहां पर हम ऑप्शन बी लगाएंगे। 24वां प्रश्न है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से करना। और मुझे लगता है ये गलत ना हो जाए तुमसे, ये ध्यान रखना। किस किस से ये प्रश्न हो पाएगा, पहले तो मुझे ये बताओ, कौन कौन है जो इस प्रश्न को सही हल कर सकता है, सारे के सारे बताओ मुझे। नीतू, राधिका, गीता, इंदु, दंडोतिया, कौन है ये,
क्या लिखा है इसने, दनोदिया, दनोदिया शब्द है ना, हिंदू दनोदिया, ये कौन सा गोत्र होता है, हमारे इधर दंडोतिया होते हैं इसीलिए मैंने सोचा दंडोतिया लिखा है और दनोदिया लिखा हुआ है। आरजू मीना सर जी थोड़ा हंस भी जाओ। अच्छा, हाँ हंसने की कोई अभी वजह नहीं है मेरे पास, बिना वजह हंसूंगा तो लोग पागल कहेंगे, और वजह नहीं है तो कैसे हंस सकता हूँ, आप लोग ही वजह हो। हाँ अगर आप हंसा सकते हो तो हंसा दो। तो राधिका आंसर आ गया, ठीक है देखते हैं। राधिका पकड़ी गई। राधिका गलत आंसर है, ध्यान रखना, अगर ये लगा रहे हो तो गलत है। सबसे पहले समझो चीजों को, आप समझिए कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। मैंने समझाया था, पढ़ाया भी था, आज फिर से समझाता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है, कहानी क्या है। विशेष्य का मतलब क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। मैंने कहा था विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। और क्या लिखा है, विशेष्य के पहले लगने वाला विशेषण। जैसे मान के चलो मैंने कहा काला घोड़ा, और एक मैंने लिखा घोड़ा काला है, ठीक है, दोनों चीजें हो गई। अब इनमें से एक ही उद्देश्य विशेषण है और एक विधेय विशेषण है। ये विशेष्य है, ये क्या है, ये विशेष्य है। अब ध्यान से पढ़ना, प्रश्न क्या कह रहा है, विशेष्य के पहले लगने वाला विशेषण। अगर विशेष्य के पहले विशेषण लगा है तो ये किस में आएगा, ये आएगा उद्देश्य विशेषण में। और अगर विशेष्य के बाद में विशेषण प्रयोग हो रहा है तो ये कहलाएगा विधेय विशेषण। ये समझाया था कि नहीं, बोलो हाँ या ना, यही समझाया था। लेकिन अभ्यास कहाँ है, अभ्यास है नहीं है तो गलती हो जाती है, तो इसको सही करना पड़ेगा बॉस। तो सही कैसे होगा बच्चे, तो यहां पर सही ऐसे होगा, अगर मैं यहां पर विकल्प बी का चयन करता हूं तो ये आंसर सही हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने करा बी का चयन और ये आंसर हो गया बॉस एकदम राइट। थैंक यू सो मच। अगले प्रश्न की बारी है बच्चे, अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये देखो जरा एक और प्रश्न, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बता सकते हो क्या, दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो यहां पर ध्यान रखना, बुढ़ापा शब्द जो है वो पुल्लिंग है और बाकी सारे के सारे जो है वो स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। इसीलिए विकल्प बुढ़ापा एकदम से सही। फटाफट से बता दो 26 प्रश्न का आंसर क्या होगा, गायक का लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग। तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका लिख दूं, कौन कौन मेरे साथ है, यही होगा गायिका का। नायक का नायिका होता है तो गायक का गायिका हो जाएगा। धावक का धाविका हो जाएगा, लड़का का लड़की। चिड़िया का क्या होगा, चिड़ा। बिल्ली का, बिल्ली तो स्त्रीलिंग है पहले से ही। अब इसका पुल्लिंग क्या होगा फिर, तो बिल्ली का पुल्लिंग होता है बिलाव या बिलौटा। तो बिलौटा तो मोस्टली भाषा में नहीं आता, लेकिन बिलाव शब्द का प्रयोग होता है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, बिलाव लगाएंगे। लेकिन यहां गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गायिका। और गायिका किस में लिखा हुआ है, तो आप कहोगे गुरुजी गायिका जो है वो लिखा हुआ है विकल्प, गायिकी नहीं गायिका, विकल्प सी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, देखो आपने बहुत बार पढ़ा होगा ना कि विद्वान, पुरुषों को विद्वान कहा जाता है और महिलाओं को विदुषी कहा जाता है। ये सुना है कि नहीं सुना है? अगर आप ये क्लास देख रहे हो, रीट का क्लास है ये और स्टैंडर्ड लेवल की क्लास है, ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं, और अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको इतना जरूर पता होगा कि पुरुषों के लिए विद्वान शब्द आता है और स्त्रियों के लिए विदुषी, राइट। तो विदुषी कहां लिखा है, आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन डी में विदुषी लिखा हुआ है, और यही आंसर बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर दिया है आप सभी ने, आर के एजुकेशन, विकल्प डी आया है, राधिका, अर्जुन, कमो। चले, एक और विकल्प है, 28वां प्रश्न है, ठीक है, और इसका भी आपको स्त्रीलिंग बताना है। विधुर का स्त्रीलिंग, विधुर समझते हो, विधुर जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहते हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो जिसकी पत्नी मर गई हो तो वो विधुर है ना। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऐसी पत्नी जिसका पति मर गया उसको विधवा बोलते हैं। तो विधवा कहां लिखा है, आप कहोगे ऑप्शन ए पकड़ लो गुरुजी। तो बिल्कुल सही आंसर जो है इसका ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखना। 28वें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, तो यहां हम ऑप्शन ए लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। मैंने कल वाच्य की पूरी सीरीज पढ़ाई थी, और कल जो भी विद्यार्थी पढ़े, ठीक है,
और उन विद्यार्थियों ने अगर पढ़ा होगा तो बता देंगे कि किसमें कर्मवाच्य नहीं है। कमला द्वारा पत्र लिखा गया, द्वारा लिखा है, कर्मवाच्य है। भारत तेजी से विकास कर रहा है, इसमें कर्मवाच्य नहीं है, कहीं भी नहीं है ना। तेजी से विकास कर रहा है तो सीधी बात है भारत। बालक द्वारा पतंग उड़ाई गई, ये इसमें भी कर्मवाच्य है। उससे पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी नहीं गई, ये भी कर्मवाच्य है। तीनों में कर्मवाच्य है, विकल्प बी, ठीक है, तो इसको हमने कंप्लीट किया। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, अब हमको ये पहचानना है। चिट्ठी भेजी गई, ये इसमें भी है, और लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसमें नहीं है, इसमें कर्तवाच्य है। ये तो मैंने कल ही कराया था। श्याम चिट्ठी लिखता है, श्याम लिखा है, तो ये भी कर्तवाच्य है, ये भी कर्तवाच्य है। और लड़का दौड़ रहा है, इसमें भी कर्तवाच्य है, इसमें भी कर्तवाच्य है। यानी ये तो कर्तवाच्य है, एक ही कर्मवाच्य है। और हमको क्या बताना था कि कर्मवाच्य किसमें है, इसमें कर्ता है ही नहीं। इसमें कर्ता है, इसमें कर्ता है, लेकिन इसमें कर्ता ही नहीं है। कर्म लिखा है और क्रिया लिखी है केवल, और कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने आंसर ए लगाया। ठीक है, तो ए आंसर आ जाएगा बच्चे सभी का। 32वां प्रश्न, यह गिलास मेरा है, इसमें आपको बताना है कि जो यह लिखा है इसकी आपको व्याकरण शैली बतानी है कि ये व्याकरण शैली में क्या क्या गुण रखता है, व्याकरण में क्या क्या शैली है इसकी। यह शब्द सबसे पहले देखो, गिलास क्या है, संज्ञा, और संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आएगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, बोलो, तो वो कहलाएगा सार्वनामिक, बोलो, विशेषण। क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। दूसरी चीज, ये एक वचन है या बहुवचन, तो आप कहना ये एक वचन है, ध्यान रखना। तीसरी चीज, यह गिलास मेरा है, ये है गिलास मेरा है में यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो क्रिया देखो, मेरा है, स्त्रीलिंग क्रिया नहीं आई ना, पुल्लिंग आई है, तो इसका मतलब कि यहां पर यह शब्द जो है वो पुल्लिंग रूप में आया है। ये है इसका व्याकरण बोध। कहां लिखा है, इसमें लिखा है सर्वनाम नहीं, सर्वनाम नहीं, विशेषण भी नहीं। सार्वनामिक विशेषण है, जी हां, एक वचन है, जी हां, पुल्लिंग है, जी हां, तो यहां पर विकल्प होगा डी। ठीक है, ऐसे पहचानना है। एक आप पहचान के दिखाओ जरा, ये प्रश्न मैंने आपको दिया है, इसमें आपको पहचानना है नरेंद्र का व्याकरण बोध बताइए। नरेंद्र का व्याकरण बोध बताइए कि नरेंद्र क्या है, लिंग क्या है, इसका वचन क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है। तो ध्यान रखना, नरेंद्र जो है वो एक संज्ञा है, और कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहली चीज। उसके बाद नरेंद्र क्या है, तो नरेंद्र जो है उसके बाद क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, तो आप कहोगे नरेंद्र तो एक वचन है। अब नरेंद्र स्त्री का नाम है या पुरुष का नाम है, आप कहोगे गुरुजी स्त्री का नाम थोड़ी ना होता है, नरेंद्र तो पुरुष का नाम होता है, इसीलिए पुल्लिंग हो गया। अब आप कहोगे कि ये कर्ता है या कर्म है, नरेंद्र इसी दुकान से खरीदता है, जो भी सामान खरीदता हो, तो नरेंद्र क्या हो गया, यहाँ तो कर्ता हो गया, तो नरेंद्र कौन है, यहाँ पर कर्ता है। ठीक है, ये वाली क्वालिटी किसमें फॉलो हो रही है ये बताओ, ये पांचों क्वालिटी किसमें फॉलो हो रही है। व्यक्तिवाचक किसमें लिखा है, पहले तो इसको हटा दो और इसको हटा दो। व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों सही है, एक वचन दोनों सही है, पुल्लिंग है या आदमी है दोनों सही है, लास्ट में ये कर्ता है, कर्म नहीं है, इसको भी हटा दो। तो अब जो हमारे पास विकल्प निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ये आपको पढ़ना था, ऐसे इसको व्याकरण बोध बोलते हैं। हालांकि आप सब लोग तो बहुत होशियार हैं, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनको ये पढ़ना चाहिए। अब आपको बताना है यौगिक शब्द कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यौगिक शब्द होते क्या हैं। याद रखना, ऐसे शब्द जो समास से या संधि से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम तोड़े ना तो वो अलग अलग अर्थ देते हैं, जबकि रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ेंगे तो वो निरर्थक हो जाएंगे। जैसे पंकज को हम नहीं तोड़ सकते, दिन को नहीं, जलज को नहीं, मतलब ऐसे नहीं तोड़ सकते अलग अलग, और तोड़ेंगे भी तो वो योग रूढ़ हो जाएंगे। लेकिन पाठशाला को हम तोड़ के देखते हैं, एक तरफ पाठ लिखता हूं और एक तरफ शाला। शाला माने होता है घर और पाठ माने होता है पढ़ने का घर, तो यहां दोनों ही अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है, मतलब यौगिक शब्द है। योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, बहुब्रीहि समास। ध्यान रखना, अगर बहुब्रीहि समास आप पढ़ते हैं तो योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, बहुब्री समास होते हैं। ठीक है, जैसे योगरूढ़ शब्द क्या, पीला है नहीं, घुड़सवार है नहीं। इसमें बहुब्री समास का एक ही उदाहरण है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है, लंबा उदर मतलब होता है लंबा पेट, जिसका लंबा है पेट
उनके लिए एक शब्द आता है लंबोदर। किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के लिए प्रधान हो गए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा, और जहां पर भी बहुब्रीहि समास होगा वहां पर क्या होगा? योग रूढ़ शब्द। जब हम व्याकरण पढ़ाते हैं तो उसमें स्पेशल नोट लगा के लिख देते हैं कि बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ शब्द माने जाएंगे। ये ध्यान रख लेना। क्लियर है दोस्तों? चलिए, वेरी गुड। कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है। ये वर्णमाला से प्रश्न आपसे पूछा है। तो दोस्तों महाप्राण कौन से होते हैं? ध्यान रखना, 24 नंबर पर आने वाले, 24 नंबर पर आने वाले प्लस, याद रखना प्लस, महाप्राण ध्वनियों में शा, शा, शा और हा, बस ये वर्ण होते हैं। ये चारों वर्ण और इसके अलावा 24 नंबर पर आने वाली ध्वनियां महाप्राण होती है। देखते हैं तो महाप्राण नहीं है। सा लिखा है, हा लिखा है। अब 24 नंबर पर आते हैं क्या? फा कितने नंबर पर आता है? पा फा, दूसरे नंबर पर फा आता है तो ये भी है। रा कितने नंबर पर आता है? ये रा आता ही नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा नहीं है? तो विकल्प डी नहीं। ये क्या कहलाता है फिर? ये कहलाता है अल्प, ये अल्पप्राण कहलाता है। क्लियर है यहां तक सभी को? तो विकल्प डी लगाना था। वेरी गुड, शानदार, उम्दा। 33वां प्रश्न दोस्तों, कौन सा स्वर व्रतामुखी नहीं है? व्रतामुखी का मतलब होता है जिसमें मुख ऐसे बन जाए, गोल बन जाए ऐसे करके, और ऐसे 4 स्वर होते हैं। ध्यान रखना, या तो छोटा ऊ होगा, या बड़ा ऊ होगा, या फिर ओ होगा, या फिर औ होगा। ये 4 स्वरों को क्या कहते हैं? व्रतामुखी कहते हैं। अब देख लो तो ऊ है, औ है, और ये भी है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए नहीं। ठीक है, क्योंकि ये देखो मिल गए, ऊ मिल गया, ओ इधर लिखा है और ये वाला ओ यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी ये तीनों तो हैं, ये तो व्रतामुखी है। कौन सा नहीं है? तो आ नहीं है, विकल्प ए चुनना था। शाबाश बच्चों। और रामधारी सिंह दिनकर को शायद जानते हो, मेरे सबसे फेवरेट कवियों में एक है ये दोस्तों। और इनकी कुछ पंक्तियां कितनी सुंदर लिखते हैं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। जो तेजस्वी होते हैं वो सम्मान नहीं खोजते गोत्र बतलाकर। वो अपनी जाति नहीं बताते कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जाट हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, यादव हैं, गुर्जर हैं। नहीं, तेजस्वी होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर तेज होना चाहिए, उसको समस्त जातियों को अपना मानना चाहिए। सबसे बड़ी जाति जो मानव जाति है उसको मानकर सबके लिए उद्धार का काम करना चाहिए। जब भंडारे में लोग जाते हैं खाना खाने तो ये नहीं पूछते कि कौन बांट रहा है, ऐसे लेके बड़े भगवान का प्रसाद समझ के खा लेते हैं। तो तेजस्वी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है सम्मान, ख्याति। प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, अपना हुनर दिखला के पाते हैं। आप किसी भी जाति के हो, फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन अगर आप अधिकारी बन के आ गए, जिस दिन आईएएस बन के आ गए, तो सब लोग ये कहेंगे भाई ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। तो कर्तव्य दिखला के सम्मान पाया जाता है। पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। वीर होते हैं, जो साहसी होते हैं, मेहनती होते हैं, वो इतिहासों में अपनी लीक खींच के ही रहते हैं। तो इसीलिए कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, अपने आप को हमेशा बड़ा समझना। सर जी भूगोल की नोट्स बनाए क्या? आप बना लिए, कल क्लास है, कल 3 बजे मिलते हैं। सब बना लिए, कल 3 बजे मिलेंगे, 3 बजे। गीता मैं प्रयागराज जल्दी पहुंचूंगा, मतलब पहुंचूंगा तो मैं लाइव आऊंगा प्रॉपर तरीके से, एंड लाइव आके सब कुछ बताऊंगा कि किससे मिला। सबसे चिंता मत करो, मैं 2-3 दिन के लिए जाऊंगा ना तो पूरा इलाहाबाद हिलाऊंगा, है ना। हाँ, जब मैं बाहर निकलूंगा ना तो फिर अपने वेश में निकलूंगा, पूरी तरीके से समर्पित हो गए। चलो, तो फाइनली दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्नों को हम रखते हैं। तो आज होप कि आज की जो क्लास है आपको बहुत अच्छी लगी हो, बहुत अच्छा सेशन लगा हो। आप सभी लोगों का जो प्यार दुलार जो है वो बिल्कुल ऐसे ही बना रहे। आप सब लोग बहुत मोहब्बतों से पढ़ते हैं और बहुत सलीके से पढ़ते हैं। आप जैसे विद्यार्थी बिल्कुल आज के समय की मांग है, मैं आशा करता हूं। लेकिन मैं इतना भी आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि दोस्तों आप जितने भी विद्यार्थी मुझसे पढ़ते हैं, आपकी पढ़ने की जो पहली शर्त है वो होनी चाहिए पुस्तक। दूसरी शर्त है ऑनलाइन टीचिंग, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में हमको घर बैठे ऐसे ऐसे धुरंधर
और इतने प्यारे प्यारे टीचर्स मिल जाते हैं जो आपको तरीके से, अलग अलग तरीके से समझाएंगे, सिखाएंगे। क्योंकि आप समझिए, आप भले यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं और आप ये समझिए कि मैं आपके घर पर बैठा हूं, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं है जो आपको डिस्टर्बेंस करे। बस आप हैं, आपका मोबाइल है और मैं हूं, हम तीनों के बीच में और कोई नहीं है। यही बात है, कमेंट्स है, ये बात समझ में आती है। तो आप सब लोग पुस्तकों का बहुत ध्यान रखें। आपको आपकी जो सबसे पहली दोस्त होनी चाहिए वो पुस्तक होनी चाहिए, बाद में फिर मैं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी जो दोस्त होंगी वो आपकी पुस्तक होंगी, इस बात का वादा करो। आपके सबके पास पुस्तक होनी चाहिए, जीएस की होनी चाहिए, हिंदी की बहुत अच्छी बुक्स होनी चाहिए आपके पास, मैथ की बहुत सारे मतलब 1-2 बुक होनी चाहिए रेफरेंस के लिए, रीजनिंग की बुक होनी चाहिए, करंट अफेयर्स की आपके पास बुक होनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत अच्छी बुक होनी चाहिए आपके पास। तो तमाम ये कुछ बुक्स के सेट हैं, उनके वो आपके पास होने चाहिए। और आप बुक्स पर ज्यादा ध्यान दो, उनको हमेशा पढ़ना चाहिए। कभी भी बुक देखो, आज आप समझते हो, आप इतनी चीजें जब पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, ये रिवीजन के लिए, अभ्यास के लिए जो मैं क्लास ले रहा हूं, ये सबसे अच्छी है और समझाने के दायरे से आप सादे समझ जाओगे। लेकिन अगर आप बुक भी साथ में पढ़ोगे और उधर मेरा समझाना हो जाए और आपका बुक पढ़ना हो जाए, उसके बाद ये चीजें आपके मस्तिष्क में घर कर जाएंगी, बैठ जाएंगी, और उसके बाद आप एग्जाम में बिना डाउट के इनको क्लियर कर सकते हो, लगा सकते हो। तो YouTube आपके लिए एक वरदान है, इस वरदान का फायदा उठाएंगे हम सब। लेकिन पुस्तक को नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड, राइट। तो जो पुरानी परंपरा है वो है पुस्तकें पढ़ना। आज भी बहुत से प्रोफेसर, आज भी मैं खुद, हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं। मैं यूट्यूब नहीं देखता, मतलब यूट्यूब पे केवल किसी की क्लास देखी तो देखी, खुद की भी कभी कभी देख लेता हूँ कि कैसा बोल पा रहा हूँ बच्चों से और बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स है। बाकी का मैं बुक्स पढ़ता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी किताबें पढ़ना सीखें। थैंक यू सो मच, आप सभी आए, आपका बहुत बहुत आभार। मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।